हेलो प्रिय दोस्तों। और सुबह की जो क्लास हमारी रह गई थी उसको हम आज शाम को पूरा करने वाले हैं। तो सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत। और ये हमारे अंतिम क्षण की क्लास चल रही है जिसमें आपके पाठ्यक्रम से आधारित विशेष प्रकार से जैसे प्रश्न आ सकते हैं उस प्रकार से प्रश्नों को संजोया हुआ है। और ये सीरीज आपकी चल रही है अंतिम क्षण वाली। और ये जो हम पीडीएफ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ये 92 पेजेज की पीडीएफ है बेटा। तो अभी हम 21 पेज नंबर पर चल रहे थे और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर आज बढ़ने वाले हैं। और अगला क्वेश्चन जो इसका है वो है, चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो ध्यान देना बेटा, तो यहाँ हो जाएगा आपका चौपाई। चौपाई में अब एक चरण में कितनी होती हैं, 16 होती हैं। इसके बाद है पीयूषवर्धक। तो पीयूषवर्धक में बेटा इसमें 10 और 9 की यति से 19 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 19। और इसके बाद जो रोला है तो रोला में 11 और 13 की यति से एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और गीतका में यदि हम बात करें तो गीतका में 14 और 12 की यति से 26 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई में एक चरण में 16 है, पीयूषवर्धक में 19 और रोला में होती हैं बेटा 24, 11, 13 की यति से। और गीतका में होती हैं कितनी, 14, 12, 26। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये जो पीडीएफ है बेटा ये बहुत अच्छी पीडीएफ है, आपको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें प्रश्न दिए गए हैं। और अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो प्रकाशन के अनुसार आपको उपन्यासों का बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो उपन्यास दिए जा रहे हैं हम सीधे डायरेक्ट आंसर पर चलेंगे। तो यहाँ पर है पहले भागवती है, फिर इसके बाद नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे और वे दिन। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के 100 प्रश्नों की सीरीज पहले हो चुकी है बेटा, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। अगला है धुनि ग्रमे उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि, ये पंक्ति किसने कही है। तो ये कही है धुनि ग्रामे उत्पन्नो, तो ये कही है रज्जब ने। और रज्जब के गुरु कौन थे बेटा, दादू दयाल थे। तो यहाँ धुनि ग्रमे उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि, ये पंक्ति किसने कही है, तो ये कही है रज्जब ने। ठीक है, किसने कही है, रज्जब ने। आगे बढ़ेंगे और ये 2 बार क्वेश्चन है। अगला है राम कहानी किसकी आत्मकथा है। तो राम कहानी जो आत्मकथा है वो है सुधाकर द्विवेदी जी की। किसकी है, सुधाकर द्विवेदी जी की। ऐसे प्रश्न जो आपने कभी ना सुने हो ऐसे प्रश्न आप लोगों को हम लेकर के आए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, और कुछ आपने सुने भी हैं, ऐसा नहीं है, है ना। चलिए, तो यहाँ पर है मुरली बजाय रिझाए लई मुख मोहनते, गोपी रीझी रही रस तानत सो सुध बुध सब बिसराई। ये पंक्ति किस कवि की है। तो ये पंक्ति है बेटा बैजू बावरा की। किसकी है, बैजू बावरा की पंक्तियां हैं ये। मुरली बजाय रिझाए लई मुख मोहनते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो कर्नल टॉड ने किया था, ये सभी को याद होगा। किसने किया था बेटा, कर्नल टॉड ने। चौथा नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद पूछा जाए तो किसने, कर्नल टॉड ने। अगला है महासुखवाद किसकी साधना पद्धति का मुख्य अंग था। महासुखवाद किसकी साधना पद्धति का मुख्य अंग था। तो ये था सिद्ध संप्रदाय की। किसका था बेटा, सिद्ध संप्रदाय की। ठीक है, महासुखवाद किसकी साधना पद्धति का मुख्य अंग था। तो सिद्ध संप्रदाय का। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो की भाषा पुस्तक के लेखन कौन है। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा पुस्तक के लेखन का लेखक कौन है, लेखक कौन है बताना है। तो बेटा ये है नामवर सिंह। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की भाषा पुस्तक के लेखक, तो ये कौन है, नामवर सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आपका दौड़ो दौड़ो हे बोधिसत्व भारत में मानवता अस्पृश्य हुई। दौड़ो दौड़ो हे बोधिसत्व भारत में मानवता अस्पृश्य हुई, यह पंक्ति है। तो ये पंक्ति किसकी है। तो ध्यान रखना यहाँ पर अस्पृश्य हुई दौड़ो दौड़ो, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। दौड़ो दौड़ो ये वाला हो गया है। राजसूय से रासो की उत्पत्ति मानी है। तो राजसूय शब्द से किसने उत्पत्ति मानी है रासो की। तो वो है गौरसदा तासी। ठीक है, गौरसदा तासी जी ने मानी है।
आगे हम बढ़ेंगे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो ये सभी को याद है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वयंभू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको लगा लेते हो तो आपने अब तक जितना पढ़ा है वो पूरा का पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा, और साथ में बहुत सारे आपको नए प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। भारत बनाम इंडिया उपन्यास समकालीन भारत के गांवों की पीड़ा का चित्रण करता है। इसके लेखक कौन है? भारत बनाम इंडिया उपन्यास समकालीन भारत के गांवों की पीड़ा का चित्रण करता है। इसके लेखक जो है वो है श्रवण कुमार गोस्वामी जी। कौन है बेटा? श्रवण कुमार गोस्वामी जी। तो इसका सही आंसर जो है वो दूसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति का उदय बिजली की चमक की तरह किसने बताया है? तो ये तो भैया आप लोगों को पता ही होगा कि भक्ति का उदय, तो यहाँ पर ये नाम हो जाएगा किसका? ग्रियर्सन जी का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। भक्ति का उदय बिजली की चमक की तरह किसने बताया है? तो ग्रियर्सन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ हम अच्छा यहाँ पर लॉजिक भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं कि देखिए हमेशा बिजली की चमक से उदय, तो देखिए जो सन होता है वो भी हमें कैसे लगते हैं? एकदम चमक लगते हैं। कैसा भी हमारा बेटा हो लेकिन वो क्या लगता है? चमक लगता है। और ऐसे याद नहीं करना है, तो सन मतलब सूर्य से याद कर लेना। तो बिजली की चमक की तरह किसने बताया है? तो ग्रियर्सन ने, यानी कि सूर्य ने। ठीक है, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसके द्वारा रची गई है? तो मेरी जीवन यात्रा जो आत्मकथा है वो जानकी देवी बजाज के द्वारा लिखित है। ठीक है, किसके द्वारा? जानकी देवी बजाज के द्वारा मेरी जीवन यात्रा। आगे हम बढ़ेंगे। किसने देवनागरी लिपि को अमनोवैज्ञानिक लिपि बताया था? तो देखिए किसने देवनागरी लिपि को अमनोवैज्ञानिक बताया? तो वो हैं सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है, किसने? सुनीति कुमार चटर्जी। सभी इकाइयों के प्रश्न आपको इसमें मिलने वाले हैं, तो साथ में बने रहिए। बहुत अच्छा सेशन ये चलने वाला है आपका। और अगला है, अंधेरे में कविता आत्मसंशोधन का अनुसंधान किस आलोचक ने किया? अंधेरे में कविता आत्मसंशोधन का अनुसंधान किस आलोचक ने किया? तो वो थे इंद्रनाथ मदान ने। किसने किया? इंद्रनाथ मदान ने। अंधेरे में कविता आत्मसंशोधन का अनुसंधान किस आलोचक ने किया है? तो इंद्रनाथ मदान ने किया है। यहाँ बी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तम पद कवि गंग के कविता के बलीर केशव अर्थ गंभीर को सूर तीन गुरधीर, ये पंक्ति जो है ये किसकी लिखी हुई है? तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पर जो लिखी है ये लिखी है भिखारी दास ने। किसने लिखी है? भिखारी दास ने। सूर तीन गुर धीर। ठीक है, और हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है 26, तो 26 की ओर हम चल रहे हैं। और यहाँ पर भैया आपको फिर से वही अनुक्रम आपको बनाना है कि प्रकाशन के अनुसार इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो सबसे पहले हम आलोचना ग्रंथ देखेंगे तो हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद्र और उनका युग, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष और छायावाद। अब ये हम पूरा पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न कराने हैं। तो यहाँ पर यदि आप सही आंसर पर ध्यान दें तो आपका सही रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगला पढ़ेंगे। और 27 है, जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बैनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल और भगवत शरण उपाध्याय। जहां हमारे पास लॉजिक आएगा हम आपको तुरंत लॉजिक से उसको याद भी कराएंगे। ठीक है, हाँ अगला है बेटा 28, प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, अब ये मन्नू भंडारी हैं, सूरजमुखी अंधेरे के और चित्त कोबरा। तो ठीक है, रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के और चित्त कोबरा। तो ये जो हैं ये किसकी हैं? मन्नू भंडारी जी की हैं। किसकी हैं? मन्नू भंडारी जी की हैं। ये आपका बंटी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और 29 का प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो प्रसाद के नाटकों का भाई हमसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने राजश्री लिखा, फिर विशाख, फिर अजातशत्रु और बाद में स्कंदगुप्त। ठीक है, बार बार इनको आप लोग याद करोगे, आराम से याद हो जाएंगे। एक बार में याद किसी को नहीं होते हैं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है अपना 30वां, और इसमें हम थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहते हैं। बेटा अभी भी आपके पास 5-7 दिन का समय है, आराम से आप 12 से लेकर के 20 तक यूनिट का टेस्ट दे सकते हैं। और ये जो है ये 700 प्लस MCQs के साथ आपको PDF मिल रही है मात्र 99 रुपये में। संपर्क करने के लिए हमारा जो नंबर है वो है 70 67 60 62 61। ठीक है,
और इसका यदि आपको प्रारूप देखना है तो जैसा हम वीडियो में पढ़ा रहे हैं ऐसे ही इन सब के प्रारूप दिए गए हैं, ऐसे ही इनमें प्रश्न जुड़े हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं 14 से 20 इकाई तक की। ठीक है, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और यदि आप आज रात 12 बजे तक ये PDF खरीदते हैं 12 से 20 तक, तो आपको उसके साथ ये 92 पृष्ठ वाली ये जिस PDF से हम पढ़ा रहे हैं ये भी PDF आपको उसके साथ फ्री मिल जाएगी। चलिए, आज रात 12 बजे तक। ठीक है, तो जयनंद कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो जयनंद कुमार के उपन्यासों का जो सही अनुक्रम है वो है सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और सुखदा। कौन कौन है? सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और सुखदा, ये जयनंद कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो काल के अनुसार आचार्यों का बताना है तो देखिए बेटा, पहले आए भामह, फिर उसके बाद दंडी, फिर आनंदवर्धन और बाद में अभिनवगुप्त। ठीक है, पहले भामह, फिर दंडी, फिर आनंदवर्धन और बाद में अभिनवगुप्त। ठीक है, इसके बाद है चरण में वर्णों की संख्या। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक की ओर जाना है के आधार पर इन वार्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए, इंद्रवज्रा, फिर है वसंत तलिका, मंदकांता और सादूर वक्रीड़ित। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है 33वां क्वेश्चन है, आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकार, अब आदिकाल तो देखिए सबने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि सरहपा इसमें सबसे प्रथम है, फिर गोरखनाथ अगर मिल जाएंगे तो गोरखनाथ हैं, फिर अमीर खुसरो हैं और बाद में कौन है? विद्यापति जी हैं। ठीक है, ये जो हैं ये क्रम हमें ऑप्शन के हिसाब से बताने पड़ते हैं। ऑप्शन में देखिए, प्रत्येक ऑप्शन में यहाँ पर 4 नाम आपको मिलेंगे, वही रिपीट नाम दिए जाएंगे। तो इन 4 में से हमें देखना है कि सबसे पहले कौन है, तो सबसे पहले सरहपा है। ठीक है, और अगर ऐसे नाम मिल जाते हैं सबसे पहले सरहपा दिख जाते हैं तो आपका वैसे भी आंसर वही होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और 34वां प्रश्न है आपके पास, स्थापना के आधार पर इन हिंदी संस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पहले लिखा हुआ है काशी नागरी प्रचारणी सभा, ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा और साहित्य अकादमी। तो यहाँ पर पहले ही हो जाएगा, हम इन लोगों को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम फिर बाद में कन्फ्यूज होने लगेंगे। ठीक है, तो हम सीधा पढ़ लेते हैं, काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, और काशी से कहाँ पहुँचे? प्रयाग पहुँचे, प्रयाग से गए वर्धा, प्रयाग से गए वर्धा। इतना बेटा याद रख लो, है ना, पहले जाना है हमें काशी और काशी से जाएंगे हम प्रयाग और प्रयाग से जाएंगे वर्धा और वर्धा के बाद है साहित्य अकादमी। ठीक है, ऐसे आप याद कर लेना। ठीक है, काशी, काशी से गए प्रयाग, प्रयाग से गए वर्धा और वर्धा के बाद साहित्य अकादमी। ये आपका क्या है? संस्थाओं का सही अनुक्रम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म के आधार पर बताना है बेटा। तो यहाँ पर देखिए, कुम्भन दास का पहले है, फिर है सूरदास, फिर परमानंद दास और फिर कृष्णदास। ठीक है, कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। आगे बढ़ेंगे, अगला है, बामन ने रीति सिद्धांत में किसकी प्रधानता स्वीकार की है? ठीक है, तो बामन ने रीति सिद्धांत में किसकी प्रधानता स्वीकार की है? तो वो की है बेटा इन्होंने गुड़ की। किसकी की है? गुड़ की। तो यहाँ 36 का जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये पूरी यूनिट के प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसके बाद है, रस ध्वनि को यह भी कहा जाता है। तो रस ध्वनि को क्या कहा जाता है? असम लक्ष्य क्रम व्यंगम ध्वनि। ठीक है, क्या है? असम लक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखना, एक आध बार और देख लोगे। इसके बाद है, लॉजाइंस की कृति का मूल नाम क्या है? तो लॉजाइंस की जो कृति है वो है पेरिहप्पुसुस। ठीक है, दर्शन शास्त्र से भी क्वेश्चन आएंगे। अगला है, अस्तित्ववाद का प्रभाव किस कृति पर परिलक्षित होता है? ठीक है, तो अस्तित्ववाद का प्रभाव जो है ये अपने अपने अजनबी पर होता है। ये एक बार एग्जाम में आ भी चुका है कि अस्तित्ववाद का प्रभाव किस कृति पर परिलक्षित होता है? तो अपने अपने अजनबी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और अगला है हमारा 40वां, सिर चढ़ी रही पाया ना हृदय किसके लिए कहा गया है? तो ये जो है ये कामायनी में आपने यहाँ सर्ग पढ़ा होगा, तो ये उनके लिए कहा गया है। सिर चढ़ी रही पाया ना हृदय किसके लिए कहा गया है? तो इंगा के लिए। ठीक है,
चलिए इणा और सिद्धा ये वाले सर्ग आप लोगों को पढ़ने हैं। तो यहाँ पर 40 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किस कवि ने लक्षणा के विस्तृत मैदान में अच्छी दौड़ लगाई है? तो लक्षणा के विस्तृत मैदान में यानी कि सबसे ज़्यादा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किसने किया है? तो वो किया है बेटा घनानंद ने। किसने किया है? घनानंद जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर एक 41 का क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है नई कविता पत्रिका के संपादक थे, तो कौन थे? जगदीश गुप्त थे, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही और रघुवीर सहाय। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो कहाँ जाएगा, ए के साथ। नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भूषण बिनुना विराजई कवित्त बनिता मित्त में अलंकार बताना है। भूषण बिनुना विराजई कवित्त बनिता मित्त में अलंकार आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा होगा नहीं, क्योंकि मनुमानो जनुजानो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। भ्रांतिमान तो यहाँ पर भाई होने वाला नहीं है, क्योंकि भ्रम जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसके बाद यमक, यमक में 2 शब्द हमें एक जैसे चाहिए, तो 2 शब्द यहाँ पर एक जैसे हैं नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, श्लेष। अर्थ को समझने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, पहचानों पर आप बस ध्यान रखें। ठीक है, और जिसने अलंकार की वीडियो नहीं देखी है, एकदम मस्त ट्रिक के साथ हमने पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 44 में भूषण बिनुना विराजई, ये हमारा हो अच्छा भूषण बिनुना विराजई कवित्त बनिता मित्त, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो केशवदास जी का है। किसका है? केशवदास जी का ये कथन है। भूषण बिनुना विराजई कविता बनिता मित्त, यह कथन जो है ये केशवदास जी का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 45 पर। कबीर ने काशी को मगहर की समानता के लिए क्या आवश्यक माना है? कबीर ने काशी को मगहर की समानता के लिए क्या आवश्यक माना है? हृदय में राम का निवास, जीव मात्र पर दया, योग साधना और दोनों में मंदिरों का होना। तो यहाँ भाई कबीर ने क्या माना है कि हृदय में राम का निवास होना चाहिए, यही उनकी समानता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 46 है। कवि और उनकी काव्य कृतियों का आपको सुमेलन करना है बेटा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको अब हम जूम इन कर लेते हैं। और यहाँ पर है कवि और उनकी काव्य कृति का सुमेलन कीजिए। तो ठाकुर जगमोहन, तो यहाँ पर देखिए ठाकुर जगमोहन की तो सबको याद होगी कि भाई श्यामा स्वप्न है। कौन सी है? श्यामा स्वप्न। तो हम बस ए का तीसरा देख लेंगे। तो ए में तीसरे में 2 चीज़ें आ रही हैं अभी भी। कौन सी आ रही हैं? 2 आ रही हैं, दूसरा और तीसरा। तो हम आगे श्रीधर पाठक देखेंगे। तो पाठक जो हैं वो एकांतवासी होते हैं, मतलब पढ़ना है तो एकांत जरूर होना चाहिए। तो पाठक जो हैं एकांतवासी योगी हो गए, यानी कि हमारा दूसरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जी का कौन सा हो जाएगा? किसान हो जाएगा। और रामनरेश त्रिपाठी जी का कौन सा हो जाएगा? पथिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। पंक्तियों को कवियों के साथ सुमेलन करना है। वंदना करना द्वार, गाता हूँ अपनी लक्ष्य। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लेना और इसको कर लेना। ठीक है, ये बहुत डिस्टर्ब सा लिखा हुआ है, आंसर आपको प्रदर्शित कर दिया गया है। अगला है उपन्यासों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो उपन्यास देख लीजिए भैया, एक है कचनार, एक है सुखदा, टूटते बंधन और रहस्यमयी। ठीक है, तो देखिए वृंदावन लाल वर्मा ने झांसी की रानी, इसके बाद ये कहाँ गए थे? झांसी की रानी। तो ये कचनार के वृक्षों पर इन्होंने क्या किया था? अपना जीवन यापन किया था। तो यहाँ डी का हमारा पहला आंसर होना चाहिए। और ये वृंदावन लाल वर्मा को हमने आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जाकर के लेखकों की यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, समस्त लेखकों के नाम से एक वीडियो पड़ी हुई है, उसमें है, और इनका हमने ट्रिक से बताया है। तो वृंदावन लाल वर्मा जो हैं वो कचनार हैं। ठीक है, अब वृंदावन लाल वर्मा की कचनार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा पहला तो क्या हो जाएगा? चौथे का ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए का आपका चौथा हो गया। दूसरा है कौन सा? सुखदा। तो अगर हम सुखदा की बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? जैनेंद्र। ठीक है, जो जैन के इंद्र हैं ये क्या है? सुखी है। फिर हैं कौन से? टूटते बंधन। तो टूटते बंधनों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर तीसरे का हो जाएगा टूटते बंधन किसके? भगवती प्रसाद वाजपेयी के। और इसके बाद है रहस्यमयी। तो चौथे का यहाँ पर हो जाएगा आपका ऋषभ चरण जैन। तो रहस्यमयी कौन है? तो ऋषभ चरण जैन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आंसर आपका ए हो गया। अगला है कहानी संग्रह और कहानीकारों का सुमेलन कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए कहानीकार, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, भूदान और काला रजिस्टर, हारा हुआ और मांस का दरिया। ठीक है,
तो बेटा यहाँ पर गोदान नहीं है, यहाँ पर भूदान है, इस वजह से थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो हमारे आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हारा हुआ, और हारा हुआ का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन हारा है, तो ये शैलेश मटियानी हारा है। ठीक है, क्योंकि माटी में मिल गया है तो हारा हुआ है कौन, शैलेश मटियानी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चौथे का कौन सा हो जाएगा बेटा, दूसरा नंबर हो जाएगा। इसके बाद है रविंद्र कालिया, रविंद्र कालिया, तो रविंद्र कालिया का बेटा क्या हो जाएगा, काला रजिस्टर। रविंद्र कालिया का कौन सा रजिस्टर, काला रजिस्टर। ठीक है, कालिया से काला रजिस्टर सीख लेना। इसके बाद कौन है बेटा, मांस का दरिया और भूदान। तो मांस का दरिया मेरे ख्याल से जो होना चाहिए मार्कंडेय की होना चाहिए। एक मिनट हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भूदान जो है वो मार्कंडेय की है, भूदान जो है वो किसकी है, मार्कंडेय की है। और मांस का दरिया जो है वो कमलेश्वर की है। ठीक है, मांस का दरिया जो है वो किसकी है, कमलेश्वर की। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 50वां, आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है आपको। तो टुकड़े टुकड़े दास्तान, तो टुकड़े टुकड़े दास्तान तो किसकी वजह से हुई थी, अमृत की वजह से हुई थी। तो यहाँ पहले का दूसरा हो जाएगा, ये बिल्कुल कंपलसरी है। और इसके बाद है सिंहावलोकन, तो सिंहावलोकन किसकी हो जाएगी, तो सिंहावलोकन जो है वियोगी हरि, यशपाल और चतुर्सेन। तो यहाँ पर सिंहावलोकन जो हो जाएगी वो हो जाएगी यशपाल की। ठीक है, बाकी हमें ये दोनों ही याद हैं, 2 याद हमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आंसर इससे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ बचा हुआ है कौन सा, मेरी आत्मकहानी। तो दूसरा का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा का हो जाएगा आपका चतुर्सेन शास्त्री। और मेरा जीवन प्रवाह इसका हो जाएगा वियोगी हरि। ठीक है, मेरा जीवन प्रवाह तो वियोग है मेरा जीवन में। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है, और फिर से हम 1 से स्टार्ट कर दिए हैं इसको, 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और फिर यहाँ पर ध्यान दें, मेघदूतः एक पुरानी कहानी कृति के रचयिता कौन है। तो मेघदूतम नहीं पूछ रहा है, मेघदूतम कालिदास की है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है मेघदूतः एक पुरानी कहानी कृति के रचयिता कौन है। तो वो हैं HP द्विवेदी। कौन हो जाएंगे भैया, HP द्विवेदी हो जाएंगे। आगे है नए स्वर नई रेखाएं कहानी के लेखक कौन हैं। तो नए स्वर और नई जो रेखाएं हैं वो हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण लाल। कौन हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण लाल। इनको हम एक एक बार पढ़ करके और चलते चलेंगे। हिंदी कहानियाँ और फैशन पुस्तक के रचयिता कौन हैं। तो हिंदी कहानियाँ और फैशन जैसे ही आ जाए तो भैया अस्क लगा देना, क्योंकि हमने जब समस्त लेखक पढ़ाए थे तो उसमें हमने बोला था कि अस्क को सीखना है इश्क नाम से, और फैशन भैया इश्क जैसे ही इश्क का भूत सवार होगा वैसे ही फैशन हमारी चालू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला है प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी गुंडा उनके किस कहानी संग्रह में संकलित है। तो गुंडा जो है वो इंद्रजाल में संकलित है। किस में है गुंडा, तो इंद्रजाल में संकलित है। क्लियर, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वो बेटा चेन्नई में है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में है। अगला है शेक्सपियर के गांव में लेख के रचनाकार, शेक्सपियर के गांव में लेख के रचनाकार कौन है। तो वो है बेटा रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन हो जाएंगे, रामवृक्ष बेनीपुरी, शेक्सपियर के गांव में। ठीक है, ये जो लेख है इसके रचनाकार कौन है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। चलिए अगला है वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, हो जहां बली शीश आगड़त एक सिर मेरा मिला लो। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर ये हो जाएंगी सोहनलाल द्विवेदी की। किसकी हो जाएंगी, सोहनलाल द्विवेदी की। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ेंगे। और अगला है या तो भारत होगा स्वतंत्र कुछ दिवस कुछ पहरों पर, या 100 बनकर लहरेगा शरीर मेरा समुद्र की लहरों पर। पंक्तियां किसकी हैं, तो ये किसकी हैं बेटा, सोहनलाल द्विवेदी जी की हैं। किसकी हैं, सोहनलाल द्विवेदी जी की हैं। या तो भारत होगा स्वतंत्र कुछ दिवस कुछ पहरों पर, या 100 बनकर लहरेगा शरीर मेरा समुद्र की लहरों पर। ठीक है, तो सोहनलाल द्विवेदी जी। आगे है चर्चित उपन्यास पायदान किसका है। तो पायदान की बात हो रही है तो बेटा देखो सोना चौधरी का है। ठीक है, पायदान क्या है, सोना चौधरी का उपन्यास है। अगला है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा कोश इतिहास और व्याकरण का प्रकाशन हुआ, इस बृहत आयोजन के सूत्रधार थे। तो वो थे श्याम सुंदर दास। कौन थे, श्याम सुंदर दास। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आ रही है अब आपकी। तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा कोश
इतिहास और व्याकरण का प्रकाशन हुआ। इस बृहत आयोजन के सूत्रधार कौन थे? तो श्याम सुंदर दास जी थे। यानी कि ए नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है गांधी टोपी किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? तो गांधी टोपी जो है वो किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? तो ये है राधिका रमण प्रसाद जी की कहानियों का। ठीक है, गांधी टोपी शुक्ला नहीं है यहाँ पर, गांधी टोपी है, ध्यान रखना। तो ये है राधिका रमण प्रसाद जी का। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, गांधी टोपी किसका है? राधिका रमण प्रसाद जी का। आगे बढ़ेंगे, गांधी टोपी किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? तो ये वही वाला क्वेश्चन है। अगला है बेटा, प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की है। तो मेरी तिब्बत यात्रा कलकत्ता से पीकिंग, और चीड़ों पर चांदनी और यात्रा चक्र, ये इसका क्या हो जाएगा? सही क्रम। ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा कलकत्ता से पीकिंग और चीड़ों पर चांदनी और यात्रा चक्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला है, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर गदल है, कौन है? गदल, और डिप्टी कलेक्टरी, वापसी, फेंस के इधर उधर। तो गदल, फिर उसके बाद डिप्टी कलेक्टरी, फिर वापसी, फिर फेंस के इधर उधर, ये किसकी ये प्रकाशन के अनुसार इनका सही क्रम है। ठीक है, आगे है, निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही है। तो अब भैया हम पहुंच गए हैं कहाँ पर? निराला जी के पास। तो निराला जी का है प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक और चयन। तो प्रबंध करो किसका? प्रतिमा का। चाबुक का चयन करो, ये किसका है? निराला जी का। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भाई यदि आप लोगों को क्वेश्चन सही लग रहे हैं तो हमारी मेहनत को एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एकदम पंखा बंद है, गर्मी का क्या हाल चल रहा है ये सब आप लोग जानते हो। पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि भाई मेहनत नहीं है, हम थोड़ा सा आप लोगों के लिए चीज़ लेकर के आ रहे हैं। तो बस इतना बस सपोर्ट करो कि आप लोग सब्सक्राइब करो और लाइक करो, है ना। शेयर करना है करो, मत करना है मत करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंच जाए हम बस उतने में ही खुश हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका स्त्री विमर्श पर केंद्रित स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी पुस्तक है? स्त्री विमर्श पर केंद्रित स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी पुस्तक है? तो ये है बेटा अनामिका की। किसकी है? अनामिका की पुस्तक है। ठीक है, स्त्री विमर्श पर केंद्रित स्त्रीत्व का मानचित्र, ये अनामिका की पुस्तक है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अगला है, हिंदी साहित्य का द ग्रेट शोमैन किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का द ग्रेट शोमैन वो राजेंद्र यादव को कहा जाता है। किसको? राजेंद्र यादव जी को कहा जाता है द ग्रेट शोमैन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये आपका भाषा से क्वेश्चन है, तो वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, सब जानते हैं। गुरुदेव का अंग शीर्षक किसमें है? तो गुरुदेव का अंग शीर्षक साखी में है। किसमें है भैया? साखी में है। भाषा मुंशी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाषा मुंशी के नाम से लल्लू लाल जी को जाना जाता है। किसको? लल्लू लाल जी को जाना जाता है। और भाषा मुंशी जो लल्लू लाल जी हैं, लल्लू लाल की एक कृति भी है प्रेम सागर, इन्होंने खड़ी बोली का उसमें प्रयोग किया था। तो भाषा मुंशी के नाम से कौन जाने जाते हैं? लल्लू लाल जी। ठीक है, स्वर्गीय वीणा काव्य कृति किसकी है? तो स्वर्गीय वीणा काव्य कृति जो है वो है श्रीधर पाठक की। किसकी है? पाठक की। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे। स्वर्गीय वीणा काव्य कृति किसकी है? श्रीधर पाठक की। अगला है, नवीन रचित प्राणार्पण खंड काव्य किस देशभक्त के बलिदान पर आधारित है? तो यह है गणेश शंकर विद्यार्थी के। ठीक है, नवीन रचित प्राणार्पण, ठीक है, प्राणों का अर्पण खंड काव्य किस देशभक्त के बलिदान से है? तो ये है गणेश शंकर विद्यार्थी के। आगे हम बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध समाचार पत्र विशाल भारत के संस्थापक कौन थे? तो प्रसिद्ध समाचार विशाल भारत के जो संस्थापक थे वो थे रामानंद चटर्जी। कौन थे? रामानंद चटर्जी। और यहाँ पर आपका 22 का क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला है, ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है। तो अंतिम सीमा उन्होंने 1400 मानी है, ये ग्रियर्सन के अनुसार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कथा सारितसार का रचना है, कथा सारितसार रचना किसकी है? तो ये सोमदेव भट्ट जी की है। ठीक है, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कथा
सरित सागर रचना जो है वो सोमदेव भट्ट की है। इसके बाद है बृहत कथा मंजरी किसकी रचना है, तो बृहत कथा मंजरी जो है वो गुढ़ांड की है। गुढ़ान्य गुणाढ़ सॉरी हाँ गुणाढ़ पढ़ेंगे, ठीक है। किसकी है, बृहत कथा मंजरी गुणाढ़ की है। आगे बात करेंगे हम, और अगला है वही क्वेश्चन, क्रम संयोजित करना है। तो प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या होगा, तो जागरण, प्रतीक, नई कविता और कल्पना। जागरण, प्रतीक, नई कविता और कल्पना, ठीक है। पहले जागना है, फिर प्रतीक कर देना है, फिर नई कविता और फिर बाद में कल्पना करना है। आगे बढ़ेंगे, प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा, तो देखिए रानी सारंगा, नमक का दारोगा और शतरंज के खिलाड़ी और सदगति, ठीक है। रानी सांगा और नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति, ये प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम है, ठीक है। जायसी जी का जन्म हुआ था 1492 में, और ये फैक्टेबल क्वेश्चन है इसलिए हम जल्दी पढ़ लेते हैं। पद्मावत के सभी पात्र किस रूप में हैं, तो पद्मावत के सभी पात्र जो हैं बेटा वो प्रतीक रूप में हैं। किस रूप में हैं, प्रतीक रूप में हैं, ठीक है। चलिए, जायसीकृत चित्रलेखा नामक ग्रंथ का नायक कौन है, तो जायसीकृत चित्रलेखा नामक ग्रंथ का जो है वो राजकुमार प्रीतम है, राजकुमार प्रीतम जी हैं। तो यहाँ पर आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जायसीकृत चित्ररेखा नामक ग्रंथ के नायक जो हैं वो राजकुमार प्रीतम हैं। आगे बढ़ेंगे, जायसी को कौन सा महारोग था जिससे उनका शरीर कुरूप दिखता था, तो वो था उनको चेचक। जायसी का कौन सा महारोग था जिससे उनका शरीर कुरूप दिखता था, तो वो चेचक रोग से पीड़ित थे। अगला है, सूफी परंपरा में कितने हिंदू कवि हुए हैं, तो सूफी परंपरा में कितने हिंदू कवि हुए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला है, भा अवतार मोर 9-10 सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। यह पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति जो है वो बेटा जायसी जी की है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और अगला है, जायसी का किस राजघराने में बहुत मान था, तो अमेठी राजघराने में जायसी जी का बहुत नाम था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन कितने खंडों में है, तो बेटा ये 2 खंडों में है, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि आत्मकथा है एक जूठन, ठीक है। तो वो कितने खंडों में है, 2 खंडों में। आगे बढ़ेंगे, हिमालय का पथिक कहानी किसकी है, तो हिमालय का जो पथिक कहानी है वो प्रसाद जी की है। तो यहाँ पर ये फैक्टेबल क्वेश्चन है एकदम से, तो हम फटाफट इनको करते चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बहुत हैं अभी। और इस पीडीएफ को जिसने भी लगा लिया तो ये मान करके चलिए कि वो अपने आप में एक अलग ही अनुभव महसूस करने वाला है। विजेता कृति के रचनाकार कौन है, तो विजेता कृति के जो रचनाकार हैं वो हैं दूधनाथ सिंह। कौन है भैया, दूधनाथ सिंह, ठीक है। विजेता कृति के रचनाकार दूधनाथ सिंह जी हैं। अगला है, निराला की लंबी कविता तुलसीदास का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ, तो निराला की जो लंबी कविता है तुलसीदास का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ, तो वो हुआ था सुधा पत्रिका में। किस में हुआ था बेटा, सुधा पत्रिका में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, वर्ण भेद के आधार पर आपको भक्ति काल की व्याख्या नहीं की जा सकती, ये कथन किसका है, तो वर्ण भेद के आधार पर भक्ति काल की व्याख्या नहीं की जा सकती, ये जो कथन है वो था रामविलास शर्मा का। किसका कथन था ये बेटा, रामविलास शर्मा का, ठीक है। वर्ण भेद के आधार पर नहीं हो सकती, तो ये किसका था, रामविलास शर्मा का, ठीक है। ये विलासी थे, तो ये चाहते थे कि वर्ण भेद के आधार पर कोई भी भक्ति काल की व्याख्या ना करे। अगला है, हिंदी का वुड्सवर्थ किसे कहा जाता है, तो हिंदी का जो वुड्सवर्थ है वो पतंजलि को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे है, सॉरी पतंजलि नहीं है, पंत जी हैं, ठीक है। कौन है, पंत जी, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी का वुड्सवर्थ, ठीक है। तो वो कौन है, पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये जो कथन है वो किसका है, ये है आपका पंत जी का, सुमित्रा नंदन पंत जी का, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ठीक है। अगला है, जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करियो, जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करियो। तो ये जो है ये किसका कथन है, तो ये कुलपति मिश्र जी का कथन है। किसका है, कुलपति मिश्र जी का कथन है। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 18वां, अयोध्या का विलाप किस भाषा में रचित है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये जो है अयोध्या का विलाप ये है ब्रज भाषा में, ठीक है। किस में है बेटा, ब्रज भाषा में है अयोध्या का विलाप। अगला है,
नई कहानी आंदोलन की विवेचना करने वाले प्रमुख आलोचक थे। नई कहानी आंदोलन की विवेचना करने वाले प्रमुख आलोचक जो थे वो थे देवी शंकर अवस्थी। कौन थे भैया? देवी शंकर अवस्थी। नई कहानी आंदोलन की विवेचना करने वाले प्रमुख आलोचक कौन थे? देवी शंकर अवस्थी थे। आगे हम पढ़ेंगे कटीले फूल लजीले कांटे, ये कहानी संग्रह किसका है? तो ये सब लोग जानते होंगे कि भैया कटीले फूल हैं और लजीले कांटे हैं। तो कितने भी कटीले फूल हों, जब आप व्यक्ति जोश में हो तो सब पार कर लेता है। तो कटीले फूल लजीले कांटे, ये इलाचंद्र जोशी जी का कहानी संग्रह है। अगला है कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1938 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं। हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से आरंभ होता है? तो हिंदी कहानी का विकास सब लोग जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से आरंभ होता है। ठीक है, अगला है, सब लोगों को पता होगा इसका आंसर, इंस्टॉलमेंट किसका कहानी संग्रह है? तो इंस्टॉलमेंट जो है वो भगवती चरण वर्मा जी का कहानी संग्रह है। कौन सा? इंस्टॉलमेंट। ठीक है, भगवती चरण वर्मा का कहानी संग्रह है। इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम इसको, चलिए, हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से आरंभ होता है? तो ये आप पढ़ चुके हैं, सरस्वती। ये शायद रिपीट क्वेश्चन है। इंस्टॉलमेंट किसके कहानी संग्रह है? भगवती चरण वर्मा। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो वो हुई थी इंदु पत्रिका में। किस में हुई थी? इंदु पत्रिका में। तो प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा, हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को किसने जन्म दिया? तो हिंदी में जो ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा है उसे जन्म दिया था किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। किसने? किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। और ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला है रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम आपको बताना है। तो रचना काल के आधार पर भारतेंदु जी के नाटक हैं भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप। कौन कौन है? भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप। आगे है पंत जी या पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है। तो पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम जो है वो है पहले पल्लव, फिर है इसके बाद गुंजन, फिर है युगांत और फिर है ग्राम्या। तो पंत जी की देखिए, ग्राम जो हम हैं वो हम प्रसाद जी की पढ़ चुके हैं और ग्राम्या जो है वो पंत जी की है ना। तो पल्लव, गुंजन, युगांत और ग्राम्या ये सुमित्रानंदन पंत की हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला है कि इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार आपको सही क्रम बताना है। तो मैला आंचल, फिर बूंद और समुद्र, अमृत और विष और कठगुलाब, ये प्रकाशन काल के अनुसार इनका सही क्रम है। ठीक है, पहले मैला आंचल है, फिर बूंद और समुद्र है, फिर अमृत और विष है और इसके बाद क्या है? कठगुलाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला है पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या है? तो पत्रिकाएं, तो सरस्वती, ब्राह्मण, हंस, नागरी प्रचारणी पत्रिका, ये नहीं है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना बेटा, सरस्वती भी आ जाए तो और ब्रह्मा भी आ जाए तो हमें पहले ब्राह्मण से स्टार्ट करना है। ठीक है, ब्राह्मण वो भी कहाँ पर? नगर में। और फिर इसके बाद सरस्वती जी आई, वो भी कैसे? हंस पर बैठ के। ठीक है, तो ब्राह्मण, नागरी प्रचारणी, सरस्वती पर बैठ के, सॉरी सरस्वती बैठ कर आई किस पर? हंस पर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यानी खा नंबर। आगे बढ़ेंगे, अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कृत कृतियों का वर्षवार सही अनुक्रम क्या है? और यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा पहले चिदम्बरा, फिर इसके बाद उर्वशी, कितनी नाव में कितनी बार और यामा। ठीक है, पहले कौन है? चिदम्बरा, और इसके बाद उर्वशी, कितनी नाव में कितनी बार और यामा। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के आधार पर हम चल रहे हैं। तो पहले किसको मिला था? चिदम्बरा पर, फिर उर्वशी पर मिला, फिर इसके बाद कितने नावों में कितनी बार और यामा। ठीक है, चलिए, तो ये किसकी है? अज्ञे जी की है, कितनी नावों में कितनी बार। और उर्वशी शायद रामधारी सिंह दिनकर की है। और चिदम्बरा जो है, चलो ये थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो रही है, बहुत सरल है। ठीक है, अचानक नहीं याद आ रही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और पांचवे का आपका कौन सा हो जाएगा बेटा? ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम कौन सा है? तो रचना काल के आधार पर हम देखेंगे तो कानन कुसुम, आंसू, लहर और कामायनी। ठीक है, कौन कौन? कानन कुसुम, आंसू, लहर और कामायनी।
तो रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम आपका हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले तो अमीर खुसरो होंगे, फिर विद्यापति, फिर रैदास, फिर नानक। ठीक है, ये आदिकाल वाले हैं और ये आप पहुंच जाते हैं हमारे रैदास नानक भक्ति काल से। ठीक है, तो आपका सही क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। और प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो प्रेमचंद के उपन्यास हैं बेटा सेवा सदन, तो पहले सेवा करोगे, फिर वरदान मांगोगे, वरदान के बाद रंगभूमि और रंगभूमि के बाद प्रतिज्ञा करोगे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ए एकदम कैकई के अनुसार सोच लेना कि पहले सेवा करेंगे, फिर इसके बाद वरदान मांगेंगे, वरदान के बाद रंगभूमि और रंगभूमि के बाद प्रतिज्ञा ठान लेंगे कि राम को वनवास देना है। तो यहाँ पर 8वें का क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। अगला है प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम है। तो देखिए अब यहाँ पर भीष्म साहनी के पूरे उपन्यास दिए गए हैं और यहाँ पर आप याद भी कर लेना। तो पहला है उनका कड़ियाँ, और फिर है इसके बाद तमस, फिर है मायादास की माणी, और फिर है नीलू नीलमा नीलोफर। ये किसके हैं, भीष्म साहनी के हैं। ठीक है, कड़ियाँ, तमस, मायादास की माड़ी, नीलू नीलमा नीलोफर, ये इनका उपन्यासों का सही क्रम है। आगे बढ़ेंगे और 10वां प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा किसके, विष्णु प्रभाकर का बताना है। तो यादों की तीर्थयात्रा, सृजन के सेतु, हम सफर मिलते रहे और अर्धनारीश्वर। ठीक है, यादों की तीर्थयात्रा, सृजन के सेतु, हम सफर मिलते रहे और अर्धनारीश्वर, ये जो हैं ये विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही कालक्रम है। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है एन फ्रैंक की डायरी का 1952 में अंग्रेजी अनुदित प्रकाश किस नाम से हुआ? तो ये हुआ द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। ठीक है, एन फ्रैंक की डायरी का द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। आगे बढ़ेंगे और घनानंद को प्रेम के पीर कवि, ये किन की पंक्ति है या मतलब किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है घनानंद को प्रेम के पीर। ठीक है, चलिए आगे है घनानंद का प्रिय छंद कौन सा है? तो वो था उनका सवैया। घनानंद का प्रिय छंद कौन सा था? सवैया। और आगे हम बढ़ेंगे, सियरी अग्नि ब्रहिणी हिमजारा में अलंकार है। सियरी अग्नि ब्रहिणी हिमजारा में अलंकार है विरोधाभास। तो विरोधाभास की देखिए हमने पहचान आपको बताई थी कि यहाँ पर विरोधाभास में आपको सूक्ष्म विलोम मिलेंगे या आंशिक विलोम मिलेंगे। कैसे विलोम मिलेंगे? आंशिक विलोम मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सियरी अग्नि, अग्नि आ गया, फिर यहाँ पर लिखा है हिम, तो अग्नि और बर्फ यहाँ पर आंशिक जो हैं वो विलोम मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा विरोधाभास। ठीक है, और यदि आप चाहें तो इनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उत्प्रेक्षा मनुमानो जनुजानो ये मिल रहा है, रूपक उपमा में सासी से समसरिस तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला है प्रेमचंद के उपन्यास का पहला दलित पात्र कौन है? तो दलित पात्र प्रेमचंद के उपन्यास का कौन है? शूरदास है। ठीक है, चलिए आगे है, प्रेमचंद्र ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया था? तो प्रेमचंद्र ने माधुरी, हंस मर्यादा, जागरण, इन सभी का संपादन नहीं किया था इन्होंने। ठीक है, अगला है तेहिक धुआं हम लाग, अलंकार है, इसमें आपको अलंकार बताना है। तेहिक धुआं हम लाग, तो यहाँ थोड़ा बहुत मिसप्रिंट है लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, अतिसंयुक्ति हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे और अगला है किसने गुरु के रूप में अशरफ शेख बुरहान का उल्लेख किया है? तो किसने अशरफ शेख बुरहान का? तो ये जायसी जी के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है किसने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप माना है? ठीक है, किसने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप माना है? ये आप 3 स्टार इस पर लगा कर चलेंगे और ये है हमारा सही आंसर रामविलास शर्मा और नामवर सिंह। क्या है? रामविलास शर्मा और नामवर सिंह। आगे हम बढ़ते हैं और केशवदास के प्रधान आश्रयदाता कौन थे? तो केशवदास के प्रधान आश्रयदाता जो थे वो थे इंद्रजीत सिंह। कौन थे? इंद्रजीत सिंह केशवदास के। ठीक है, तो आश्रयदाता मतलब कहाँ पर इन्होंने रह करके अपना लेखन कार्य किया। ठीक है, अगला है अतीत में दबे पांव शीर्षक पाठ ओम थानवी की किस कृत्य का अंश है? अतीत में दबे पांव, तो ये है मोहनजोदड़ो, अतीत में दबे पांव। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ेंगे और अगला है रामचंद्र का कितने प्रकाशों में या प्रखंडों में
विभक्त है तो यहाँ पर हम, अच्छा प्रकाशों में विभक्त है तो 39 प्रकाशों में ये विभक्त है, क्या, रामचंद्र का। ठीक है, खंड भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ रामचंद्र का क्या हो जाएगा 39। रस का वर्णन हुआ है कवि प्रिया में, रसिक प्रिया में, छंदमाला में, विज्ञान गीता में, तो नाम से ही स्पष्ट है रसिक प्रिया में। ठीक है, और अगला है छंदों का वर्णन, तो छंदों का वर्णन छंदमाला में होगा, किसमें होगा, छंदमाला में। ये तो आप लॉजिक से लगा लोगे। केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था, किसने कहा, केशवदास को कवि हृदय, मतलब जो कवि का हृदय होता है वो केशवदास को नहीं मिला था, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अगला है सन 1913 किस कवि का जन्म शती वर्ष है। ठीक है, तो किस कवि का है, तो यहाँ पर दो हैं। ठीक है, भवानी प्रसाद का भी है और नरेंद्र शर्मा का है, तो यहाँ पर हम बी और डी दोनों लगाएंगे बेटा। ठीक है, बी और डी दोनों लगाएंगे। ठीक है, अगला है प्रयोगवादी काव्यधारा में कौन कवि नहीं है, तो प्रयोगवादी काव्यधारा में जो है वो नागार्जुन नहीं है। प्रयोगवादी कविता में कौन नहीं है, नागार्जुन जी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। और अगला है मुक्तिबोध की कौन सी रचना फैंटेसी से प्रभावित नहीं है, तो चांद का मुंह टेढ़ा, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, ये हैं, लेकिन भूल गलती जो है वो फैंटेसी से प्रभावित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आने लायक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस पर हम ट्रिपल स्टार लगा देते हैं। ठीक है, जो अनुभव हमारा कहता है हम उसके आधार पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है समकालीन कविता का प्रारंभ निराला की कविताओं से मानने वाले आलोचक। समकालीन कविता का प्रारंभ निराला की कविताओं से मानने वाले आलोचक कौन हैं, तो वो हैं डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। यानी समकालीन कविता का प्रारंभ निराला की कविताओं से माना गया है, वो किसने माना है, तो डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव जी ने माना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला है संगठन किस संस्था से प्रकाशित पत्रिका है, तो ये है हिंदी विद्यापीठ से। किससे है, हिंदी विद्यापीठ से। ठीक है, चलिए आगे है हमारी भावात्मक संतुष्टि का नाम ही सौंदर्य है, किसका कथन है, हमारी भावात्मक संतुष्टि का नाम ही सौंदर्य है, तो ये है ए रिचर्ड्स। किसका कथन है, ये ए रिचर्ड्स का कथन है। इनमें महोबा नरेश परमाल के दरबारी कवि कौन थे, तो वो जगनेक थे जिन्होंने परमाल रासो लिखा था। ठीक है, जिन्होंने परमाल रासो लिखा था। और अगला है गोपाल राम गहमरी, तो यहाँ गोपाल राम गहमरी ने अपने उपन्यासों के प्रकाशनार्थ किस पत्रिका को प्रारंभ किया, यानी कि सबसे पहले उन्होंने कौन सा उपन्यास प्रकाशित किया, तो उन्होंने जासूस उपन्यास प्रकाशित किया था। ठीक है, उपन्यास, एक मिनट, गोपाल राम गहमरी ने अपने उपन्यासों के प्रकाशन के लिए किस पत्रिका से प्रारंभ किया था, तो वो जासूस पत्रिका से। ठीक है, पत्रिका का नाम है बेटा जासूस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एकांकी संग्रह और एकांकीकारों का सुमेलन करना है बेटा आपको। तो यहाँ नदी प्यासी थी, तो नदी प्यासी थी जो हम वो मानेंगे धर्मवीर भारती को, सीधे हम उठा करके फेंक देंगे धर्मवीर भारती के पास। तो यहाँ पर बस देख लीजिए तीसरे का दूसरा किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला हमारा गया। ठीक है, इसके बाद है उम्र कैद, तो और स्ट्राइक और स्पर्धा। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा स्ट्राइक जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी भुवनेश्वर की। स्ट्राइक कहाँ हो जाएगी, भुवनेश्वर पे, यानी कि स्ट्रे लग गया है कहाँ पर, भवन पे। ठीक है, स्ट्रे कहाँ लग गया है, भवन पे लग गया है। और इसके बाद है स्पर्धा, तो स्पर्धा का हो जाएगा सेठ गोविंददास। ठीक है, सेठ लोग क्या करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। अब कैसी प्रतियोगिता करते हैं कि किसका माल ज़्यादा बिकता है। ठीक है, तो स्पर्धा क्या हो जाएगा, सेठ गोविंददास। और उम्र कैद किसको हो जाएगी, गिरिजा कुमार माथुर को। ठीक है, तो उम्र कैद किसको हो गई, गिरिजा कुमार माथुर जी को हो गई। आगे बढ़ेंगे और अगला है हमारा 10वां, निबंध और निबंधकार का सुमेलन करना है आपको। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ लेते हैं कि कवि और चित्रकार, साहित्य पद, चिंतन के क्षण और कुटज तो आप सीधे लगाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो चौथे का दूसरा होना चाहिए, वो केवल एक में ही है और वो कहाँ पर है, ए नंबर में। ठीक है, लेकिन फिर भी हम पूरे पढ़ेंगे। तो कवि और चित्रकार जो हैं, कवि और चित्रकार का क्या हो जाएगा, गोविंद नारायण मिश्र। साहित्य पथ जो है, साहित्य पथ का क्या हो जाएगा, परशुराम चतुर्वेदी। और चिंतन के क्षण, तो चिंतन के क्षण हो जाएंगे विजयेंद्र स्नातक के। किसके हो जाएंगे, विजयेंद्र स्नातक के। ठीक है, चिंतन के क्षण, स्नातक कर रहे हैं ये, तो स्नातक कर रहे हैं तो इनको चिंतन करना जरूरी है। जैसे हम अंतिम क्षण, हम कहाँ पर चल रहे हैं, अंतिम क्षण पर हमारी जो ये क्लास चल रही है इसका नाम है अंतिम क्षण।
तो अंतिम क्षण में हम चल रहे हैं, तो यहाँ चिंतन के क्षण जो हैं वो विजयेंद्र स्नातक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ 10 का ए हो गया। अगला है निबंध और निबंधकारों का सुमेलन आपको करना है। तो एक कोई देख लीजिए अच्छे से, शिकायत मुझे भी है, एक युग एक प्रतीक, संतुलन और तुलसी का भक्ति। तुलसी का भक्ति, तो यहाँ पर शिकायत मुझे भी है, तो ये है हरिशंकर परसाई की। शिकायत मुझे भी है किससे? हरिशंकर परसाई से। और इसके बाद है एक युग एक प्रतीक, जो है देवेंद्र सत्यार्थी की। ठीक है, एक युग और एक प्रतीक। ठीक है, तो संतुलन जो है, संतुलन वो है प्रभाकर माचवे की। और तुलसी का भक्ति, और तुलसी का भक्ति हो जाएगी हमारी रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, तो यहाँ पर इनको हमने शायद पढ़ लिया है अच्छे से, एक बार और हम पढ़ लेते हैं जिससे याद हो जाएं। शिकायत मुझे भी है, तो ये है हरिशंकर परसाई की। और ये कि युग एक प्रतीक, तो ये सत्य बात है कि एक टैक्स लगेगा, ये भाई चला हुआ था ना अभी, है ना, जीएसटी। ठीक है, एक कर एक टैक्स वाला, तो यहाँ पर आपका देवेंद्र सत्यार्थी, ये सत्य बात थी, लेकिन वो अब टैक्स कुछ ज़्यादा ही हो गया भैया। अगला है संतुलन, तो संतुलन कौन सी चीज़ों का बनाना चाहिए? जो मच गई हों, जो चीज़ें मच गई हों उनका हमें संतुलन बनाना है। तो संतुलन का क्या हो जाएगा? प्रभाकर माचवे। और तुलसी का क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आलोचकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो आलोचकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करेंगे बेटा। तो यहाँ रामविलास शर्मा और नेमीचंद्र जैन, रमेश कुंतल मेघ और केदारनाथ सिंह। तो यहाँ पर जो छोटी बहुत छवि है वो है रमेश कुंतल मेघ की, क्योंकि समय एक शब्द। रमेश कुंतल मेघ की, क्योंकि समय एक शब्द। और इसके बाद हमारी केदारनाथ सिंह की हो जाएगी कल्पना और छायावाद। कल्पना और छायावाद। नेमीचंद्र जैन की जो हो जाएगी, नेमीचंद्र जैन की हो जाएगी अधूरे साक्षात्कार। और रामविलास शर्मा का क्या हो जाएगा? प्रेमचंद और उनका युग। तो 12 का यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। एक बार और इनका अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद है 13वां, और इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी न्यूज़ दे दें, थोड़ा सा हमारा भी भला हो। तो हम बता दें आप लोगों के कि 12 से 20 तक की जो यूनिट है ये 99 रुपये में आपको मिल रही है। PDF फॉर्म आपको मिलेगी जिसमें 700 प्लस प्रश्नों का संकलन है, टॉपिक वाइज संकलन है प्रत्येक पार्ट से। ठीक है, और हमारा जो नंबर है वो है 70 67 60 62 61। और यदि आप इसका मॉडल देखना चाहते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक पार्ट में, चाहे वो ग्रामश्री हो, चाहे वो आपका राम की शक्ति पूजा हो, चाहे उत्तरकांड हो, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्नों का संयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, और आज रात 12 बजे तक जो 99 में ये PDF खरीदेगा उसको लिए ये 92 पेज की PDF जिससे हम पढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम फ्री रहेगी। ठीक है, चलिए उपन्यास और उपन्यासकारों का हम सुमेलन करेंगे। 7 आसमान, चित्रलेखा, डॉर से बिछुड़ी और पीली आंधी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पीली आंधी की, तो पीली आंधी की जो झलक है वो प्रभा खेतान की है। किसकी है? प्रभा खेतान की है। और इसके बाद हम देखेंगे तो डार बिछुड़ी, डार बिछुड़ी से क्या हो जाएगा? सो गई है, तो डार बिछुड़ जाएगी, यानी तीसरे का आपका क्या हो जाएगा? A नंबर हो जाएगा। और चित्रलेखा जो है वो भगवती चरण वर्मा, चित्रलेखा जो किसकी है? वो भगवती चरण वर्मा की है। और 7 आसमान जो है वो असगर वजाहत के हैं। 7 आसमान किसकी है? असगर वजाहत के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका B नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला है निम्नलिखित विचारकों के उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो भाई यहाँ पर दिए गए हैं कुछ विचारकों के नाम, लॉजाइन्स, क्रोचे और प्लेटो, I.A. रिचर्ड्स। ये पूरा UGC नेट लेवल है बेटा। ठीक है, UGC नेट लेवल का पेपर क्वेश्चन चल रहे हैं। निम्नलिखित विचारकों की उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आपका लॉजाइन्स का हो जाएगा बेटा पेरिहुप्सुस, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्रोचे का हो जाएगा आपका एस्थेटिक्स, और प्लेटो का हो जाएगा रिपब्लिक, और I.A. रिचर्ड्स का हो जाएगा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो यहाँ 14 का क्या हो जाएगा? D। अगला है निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो कितनी नावों में कितनी बार? तो ये तो अज्ञानी बाबा की है। इसके बाद आत्महत्या के विरुद्ध, तो ये रघुवीर सहाय जी की हो जाएगी। ब्रह्म राक्षस जो हो जाएगी वो ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध। तो दूसरे का एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, दूसरे का बिल्कुल मुक्तिबोध है। और बाज श्रवाग हैं वो कुंवर नारायण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो कहानी वाला तो देखिए लहना सिंह यहाँ दिख रहा है और लहना सिंह उसने कहा था, ठीक है, ये आपके टॉपिक में है, लहना सिंह उसने कहा था। दूसरे का पहला किस में है, तो दूसरे का पहला बी नंबर में है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम पूरे पढ़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो ए है दुखिया, तो दुखिया का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा सदगति, ठीक है। दुखिया क्यों है, क्योंकि सच्चे जो साथी होते हैं सदगति से चलते हैं, वो हमेशा दुख में ही रहते हैं। आजकल जो फ्रॉड कर रहे हैं वही सबसे आगे चल रहे हैं। लहना सिंह का हो जाएगा उसने कहा था, और मधुलिका जो है तो मधुलिका का हो जाएगा आकाशदीप, मधुलिका का क्या हो जाएगा आकाशदीप, और गजाधर बाबू का हो जाएगा वापसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो पात्रों को करना है तो यहाँ रंगभूमि, राग दरबारी, नदी के द्वीप और मैला आंचल। तो देखिए शनिचर जो था वो राग दरबारी का था, शनिचर जो था वो किसका था, राग दरबारी का था। एक मुझे याद इसमें से आ चुका है, तो यहाँ पहले का दूसरा होना चाहिए, और पहले का दूसरा किस में है, वो इसमें है, सी वाले में है और ए वाले में है, ठीक है। इसके बाद हैं जान सेवक, तो जान सेवक जो थे तो दूसरे का आपका होना चाहिए पहला, रंगभूमि, जान सेवक किसके थे, रंगभूमि के, और कालीचरण जो थे वो थे मैला आंचल के, और भुवन थे नदी के द्वीप के, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित करना है, तो नाटकों के साथ सुमेलित कर लें भैया। तो लहरों के राजहंस, ये थोड़ा सा मुझे याद है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लहरों के राजहंस, तो लहरों के राजहंस में सुंदरी हो जाएगा। और इसके बाद है महेंद्रनाथ, तो महेंद्रनाथ का कौन सा हो जाएगा, हाँ एक मिनट, सुंदरी, हाँ ये तो सही है। तो महेंद्रनाथ का कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आधे अधूरे। और विशु जो थे, विशु किसके थे, तो विशु थे बेटा कोणार्क के, विशु किसके थे, कोणार्क के, और कालिदास जो थे वो किसके थे, 8वें सर्ग के थे, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, और अगला है हमारा मसलानामा के रचनाकार कौन है, तो मसलानामा के रचनाकार हैं जायसी जी। इसके बाद पुष्टि मार्ग सिद्धांत के मूल प्रवर्तक कौन है, तो वल्लभाचार्य जी हैं पुष्टि मार्ग के मूल प्रवर्तक। और तुलसीदास की कौन सी रचना ज्योतिष पर आधारित है, तो रामाज्ञा प्रश्न है जो ज्योतिष पर आधारित है। इनमें रीतिकालीन कवियों की कौन सी मुख्य प्रवृत्ति नहीं रही है, तो योग दर्शन, रीतिकालीन कवियों की प्रवृत्ति जो है वो नहीं रही, योग दर्शन। लक्षण ग्रंथ परंपरा इनकी थी, नायक नायिका भेद और नक्शिक वर्णन, ये इनकी प्रवृत्तियां थीं। आगे बढ़ेंगे। श्वत्थ निज भारत गहे, यह किसका कथन है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है ना। चलिए अगला है शिव शंभू के चिट्ठे किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, तो भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे, कौन से, शिव शंभू के चिट्ठे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। भूखंड तप रहा है, तो भूखंड तप रहा है ये चंद्रकांत देवताले की है, ठीक है, दैनताले नहीं है, यहाँ पर देवताले है, ठीक है, चंद्रकांत देवताले। तो भूखंड तप रहा है चंद्रकांत देवताले का काव्य संकलन है ये। और अगला है निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार, तो ये तो लगभग सबसे बन जाएगा। तो इस्तवार दालाल तृतीय हिंदुस्तानी, ठीक है, शिव सिंह सरोज, और मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान, और मिश्र बंधु विनोद, ठीक है, ये क्रम से लगे हुए हैं। अगला है नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है, तो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। तो ये हमारा नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम है। पहले है ब्रह्मवाद, ब्रह्म समाज, फिर है प्रार्थना समाज, और फिर है आर्य समाज, और फिर है रामकृष्ण मिशन। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है आपका, प्रकाशन की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही क्रम क्या होगा, तो युगवाणी, कुकुरमुत्ता, हरी घास पर छड़भर और गीत फरोश। तो हरी घास पर छड़भर पहला नहीं है, युगवाणी, कुकुरमुत्ता, हरी घास पर छड़भर निराला जी का है, और गीत फरोश, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, क्रम से कृतियां हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आधुनिक कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम क्या होगा, तो यहाँ पर जो है वो अकविता नहीं है, यहाँ पर नई कविता है, नई कविता, अकविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो भारतेंदु के बाद फिर छायावाद, छायावाद के बाद प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, और फिर नई कविता, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, भारतेंदु ने छाया में बैठकर प्रगति के साथ प्रयोगवाद
प्रयोग करते हुए नई कविता लिखी। ऐसे हम सीखते थे कि पहले हम बोलेंगे भारतेंदु ने छाया में बैठकर, भारतेंदु ने छाया में बैठकर प्रगति के साथ, किसके साथ, प्रगति के साथ प्रयोग करते हुए नई कविता लिखी, नई कविता लिखी। तो यहाँ प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख काव्यशास्त्रियों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर हैं भरत मुनि, फिर आनंदवर्धन, फिर विश्वनाथ और फिर जगन्नाथ दास। ठीक है, इनको याद करना है एग्जिट जैसे हैं वैसे ही, कि पहले भरत मुनि है, फिर आनंदवर्धन है, फिर विश्वनाथ है, फिर जगन्नाथ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आपको निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो ये एक बार हो चुका है। रुकोगी नहीं राधिका आपका बंटी, चाक और आवा, ये हम आपको ऐसे ही पढ़ा देते हैं। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 7वें का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए बेटा, चंदायन है पहले, फिर मृगावती, कुतुबन, फिर पद्मावत, फिर इसके बाद मधुमालती। ठीक है, पहले चंदायन, ठीक है, चांद जैसा मृग दिखा, चांद जैसा मृग दिखा, फिर इसके बाद पद्मावत और मधुमालती। ठीक है, अगला है सुमेलन करना है, तो सुमेलन करिए भैया जरा। तो अश्वत्थामा, तो देखिए अंधा युग हो जाएगा, तीसरे का आपका चौथा होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो तीसरे का चौथा जो है वो डी में है, क्योंकि ये हमारे जो 12 से 20 इकाई है उसमें टॉपिक दिया हुआ है अंधा युग। तो अश्वत्थामा जो हैं वो पात्र किसके हैं? अंधा युग के हैं। इसके बाद हैं यशोदा जो हैं, तो यशोदा जो हैं वो किसके पात्र हैं? तो यशोदा असाध्य वीणा की हो जाएंगी, और सची जो हैं वो विष्णु प्रिया की हो जाएंगी, और केश कंबली हैं वो प्रिय प्रवास, एक मिनट, केश कंबली रॉन्ग हो गया थोड़ा सा भैया, एक बार हम इसको फिर पढ़ लेते हैं। अश्वत्थामा जो है वो अंधा युग, ये तो कंपलसरी है। ठीक है, फिर यशोदा के हैं, यशोदा प्रिय प्रवास की हैं, यशोदा किसकी हैं? प्रिय प्रवास की। और सची जो है वो विष्णु प्रिया, और केश कंबली जो है असाध्य वीणा। ठीक है, तो डी नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित करना है। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित हम करेंगे। तो मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्पत्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। तो यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाता है, यहाँ आपसे पूछा जाता है मनोविश्लेषणवाद, तो मनोविश्लेषणवाद क्या हो जाएगा? युंग। और अस्तित्ववाद जो है तो दूसरे का यहाँ हो जाएगा आपका ज्यापाल सार्त्र। उत्पत्तिवाद हो जाएगा, तो उत्पत्तिवाद हो जाएगा बेटा भट्टलोलक। ये रस सिद्धांत जो हमारा है ना, जो भरत मुनि ने दिया था रस सूत्र, उसके ये क्या थे? व्याख्याकर्ता थे। तो उत्पत्तिवाद किसका था? भट्टलोलक का। और अभिव्यक्तिवाद जो था वो था किसका? अभिनवगुप्त का। ठीक है, रस सूत्र की जो व्याख्या की थी वो 4 लोगों ने की थी, जिसमें से 2 लोग ये हैं, उत्पत्ति और अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अगला है तो 10वें का ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। तो कौन है? गुलकी बन्नो। तो यहाँ पर गुलकी बन्नो से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो गुलकी बन्नो जो है वो धर्मवीर भारती की हो जाएगी। किसकी? धर्मवीर भारती की। और इसके बाद हैं राजा निर्वंशिया। तो राजा जो निर्वंशिया हैं ये हैं कमलेश्वर की। राजा निर्वंशिया किसकी है? कमलेश्वर की है। और पाल गोमरा का स्कूटर, तो ये पाल गोमरा का स्कूटर होना चाहिए उदय प्रकाश, है ना। पाल गोमरा का स्कूटर किसकी है? उदय प्रकाश की है। और मवाली जो है, तो मवाली कौन है? मोहन राकेश है। मवाली कौन है? मवाली कौन है? मोहन राकेश है। ठीक है, ऐसे सीख लेना, मवाली कौन है? मोहन राकेश हैं। पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश का हो जाएगा। गुलकी बन्नो जो है वो गुलकी बन्नो हो जाएगी धर्मवीर भारती की। और राजा निर्वंशिया जो हो जाएगी कमलेश्वर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित करना है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बसंत आ गया, प्रिया नीलकंठी, काव्य में रहस्यवाद। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र ये आपने बार बार रचना पढ़ी है, जो कि किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बसंत आ गया। तो बसंत आ गया किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, इसके बाद है प्रिया नीलकंठी। तो प्रिया नीलकंठी जो है वो है कुबेरनाथ राय का। और काव्य में रहस्यवाद तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, काव्य में रहस्यवाद। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है सुकरात ने काव्य का
हेतु किसे माना है? तो वो है प्रतिभा को। किसको? प्रतिभा को। अगला है अस्तित्ववादी विचारों की मूल लेखक कौन है? तो है सारन कीरकेगार्ड। कीरकेगार्ड, ठीक है। अगला है मुंशी प्रेमचंद की हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है? तो वो है पंच परमेश्वर। अगला है भारोपीय भाषा परिवार को पहले कौन सा नाम दिया गया था? तो इंडो जर्मनिक। कौन सा नाम दिया गया था? इंडो जर्मनिक नाम दिया गया था भारतीय भाषा परिवार को। इसके बाद है अगला, पंत जी का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो वो वीणा है। सुमित्रानंदन पंत का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? वीणा। कुछ उथले कुछ गहरे किसका निबंध संग्रह है? तो कुछ गहरे कुछ उथले वो है गुलाब राय का। किसका है? गुलाब राय का कुछ उथले कुछ गहरे। इसके बाद है हास्यरस के कितने भेद होते हैं? तो हास्यरस के 6 भेद होते हैं, ठीक है। इसमें जो 6 भेद होते हैं वो हस्ती ऐसे कुछ है ना। हस्ती मतलब छोटी सी मुस्कान, फिर कंधे हिला करके हंसना, फिर इसके बाद ऐसा हंसना कि बिल्कुल एकदम लौटपौट हो जाना। इस तरीके के कितने भेद हैं? इसमें 6 भेद हैं, ठीक है। अगला है कोमल गांधार किस विधा की रचना है? तो कोमल गांधार किस विधा की रचना है? तो देखिए ये नाटक है। कोमल गांधार क्या है? नाटक है। अगला है इनमें कौन सा उपन्यास प्रभा खेतान का है? तो रुकोगी नहीं राधिका ये नहीं है। मुर्दाघर, अनारो, तालाबंदी जो है वो किसका उपन्यास है? प्रभा खेतान का है ना। खेतों पे जाएंगे तो तालाबंदी हो जाएगी, तो प्रभा खेतान का कौन सा है? तालाबंदी। अगला है साहित्य में निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला आलोचक कौन है? तो साहित्य में निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला आलोचक जो है वो है टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट, ठीक है। इनको थोड़ा सा आपको पढ़ना है, वास्तविकता में यूजीसी नेट कवर कर रहा है। कोमल गांधार किस विधा की रचना है? तो नाटक है, ये हो गया है। इनमें कौन सा उपन्यास प्रभा खेतान का है? ये भी हो गया है। साहित्य में ये भी हो गया है। इसके बाद है कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया? तो कार्यत्री और भावयत्री का ये राजशेखर जी ने किया है, ठीक है। किसने किया है? राजशेखर जी ने। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास देहाती दुनिया है। कौन सा है? देहाती दुनिया। भिखारणी जो है वो विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक का है, ठीक है। अगला है अमीर खुसरो ने किस विधा में रचना की है? तो अमीर खुसरो ने जो है मुकरी में, किस में की है? मुकरी विधा में रचना, सॉरी नहीं की है लिखा हुआ है, तो नहीं की है वो किसमें? रमैनी में, ठीक है। गजल लिखी है अमीर खुसरो ने, मुकरी लिखी है, 2 सुखने भी लिखे हैं, लेकिन रमैनी नहीं लिखा है। आगे हम बढ़ेंगे। छायावाद का नामकरण किसने किया है? तो छायावाद का नामकरण मुकुटधर पांडे जी ने किया है। किसने किया है? मुकुटधर पांडे जी। अगला है निम्नलिखित रचनाओं का उनकी विधाओं के साथ सुमेलन करना है, जो कि चलो ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा बता देंगे कि कुंटज, कुटज जो क्या है वो क्या है? कुटज। तो हाँ, अच्छा चलो ऑप्शन आ रहे हैं। तो राम की शक्ति पूजा, तो राम की शक्ति पूजा आप लोग पढ़े हुए हो, तो ये लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा क्या है बेटा? एक लंबी कविता है। और प्रिय प्रवास जो है, तो प्रिय प्रवास जो है वो एक महाकाव्य है। और लहरों के राजहंस जो है वो आपका नाटक है। और कुटज जो है वो ललित निबंध है। कुटज क्या है? ललित निबंध, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। और अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो असाध्य वीणा, अनाम दास का पोथा, श्रृंखला की कड़ियाँ और 8वां सर्ग। तो 8वां सर्ग अभी हम लोग पढ़े भी थे थोड़ी देर पहले। तो 8वां सर्ग किसका है? महादेवी वर्मा जी का हो, सॉरी 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का पढ़े थे ना। हाँ, 8वां सर्ग जो है वो किसका हो जाएगा? सुरेंद्र वर्मा का। और इसके बाद है श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ जो हो जाएंगी वो किसकी हो जाएंगी? तो वो हो जाएंगी महादेवी वर्मा की। और अनाम दास का पोथा, तो अनाम दास का पोथा जो हो जाएगा किसका? अज्ञे जी का। एक मिनट, अज्ञे जी, अनाम दास का पोथा नहीं। असाध्य वीणा जो है वो किसकी है? अज्ञे जी की है। असाध्य वीणा किसकी है? अज्ञे जी की है। और अनाम दास का पोथा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या निकल के आ रहा है आपका? बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित काव्य कृतियों को, तो ये तो भैया थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको पढ़ लेना एक बार, है ना। चलिए अगला है निम्नलिखित स्त्री विमर्श कृतियों को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, औरत के लिए औरत, और उपनिवेश में स्त्री, और खुली खिड़कियाँ। तो देखिए खुली खिड़कियाँ जो है वो है मैत्रेयी पुष्पा की। खुली खिड़कियाँ किसकी हैं? मित्रों के लिए हमेशा खुली खिड़कियाँ होनी चाहिए, ऐसे आप इसको सीख लेना।
उपनिवेश में स्त्री, उपनिवेश में स्त्री, तो उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान। उपनिवेश मतलब निवेश कर रही है, कहाँ पर? खेतों में निवेश कर रही है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखने वाले हैं सुमन राजे, और औरत के लिए औरत है नासरा शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला जो है हमारा वो है निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर है ताई, पूस की रात, पर्दा और चीफ की दावत। तो देखिए पूस की रात तो प्रेमचंद की है, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद है चीफ की दावत, तो चीफ की दावत है तो दावत में तो भैया भीष्म सहानी होना चाहिए, चौथे का तीसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, भीष्म सहानी। और इसके बाद है ताई, तो ताई भिखारिणी थी और विश्व भर में प्रसिद्ध हो गई, तो विश्वम्बर नाथ कौशिक। और पर्दा जो है वो यशपाल की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो क्या है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला है हमारा निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर अद्वैतवाद, इसके बाद है अद्वैतवाद के बाद शुद्धाद्वैतवाद, और द्वैतवाद होगा यहाँ पर, कौन सा होगा? द्वैतावाद। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद। तो देखिए अद्वैतवाद के जो हैं, अद्वैतवाद के जो हैं वो हैं शंकराचार्य। अद्वैतवाद के जो हैं वो शंकराचार्य, मतलब शंकराचार्य कहते थे कि दो भागों में मत बांटो। द्वैतावाद के जो हैं वो हो जाएंगे वल्लभाचार्य। और शुद्धाद्वैत के बाद तो शुद्ध बल होना चाहिए। शुद्धाद्वैतवाद का गड़बड़ हो रहा है भैया, तीसरे का जो होना चाहिए पहला, हाँ शुद्ध बल होना चाहिए, है ना? कौन सा बल? शुद्ध बल। तो ऐसे होना चाहिए, ये शुद्धा यानी कि तीसरे का पहला। ठीक है, तीसरे का क्या हो जाएगा? पहला। और इसके बाद अद्वैतवाद के कौन हो जाएंगे? तो अद्वैतवाद के हो जाएंगे शंकराचार्य। और विशिष्टाद्वैतवाद के कौन से हो जाएंगे? तो विशिष्टाद्वैतवाद के हो जाएंगे रामानुजाचार्य। और अब बचा है द्वैतवाद के, तो इसके हो जाएंगे कौन से? मध्वाचार्य। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा है? ए नंबर है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें कि बेटा अभी भी समय है, आप 12 से 20 तक की PDF जरूर लगाएं। 700 प्लस MCQs के साथ है। जिसको इसका प्रारूप देखना है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखें। हमने बिल्कुल PDF से ही वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो आप यदि चाहते हैं कि फालतू में समय ख़राब ना हो तो आप 99 रुपये में इस PDF को ख़रीद सकते हैं, 12 यूनिट से 20 यूनिट तक। ठीक है, एकदम टॉपिक वाइज दिया गया है सब कुछ। और मेरा जो नंबर है वो है 70 67 60 62 61। इस पर आपको मैसेज करना है और 99 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है। 2 मिनट के अंदर आपको PDF उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, और मैं उन साथियों से ज़रूर कहना चाहूँगा जो हमसे फ़ोन पे बात करते हैं और कहते हैं कि सर ऐसा तो नहीं कि आप फ्रॉड कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, हम पढ़ा रहे हैं लगातार। और अपना मैं पता आपको बता देता हूँ कि हम मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ ज़िला है, टीकमगढ़ ज़िला में एक पलेरा नगर है, पलेरा तहसील है, मैं वहाँ का निवासी हूँ। ठीक है, और वहीं पर वर्तमान में रहता हूँ। मेरा जो पता है वो है TBS एजेंसी के सामने, TBS एजेंसी के सामने शिक्षा सागर संस्थान, वार्ड नंबर 14 पलेरा। ठीक है, तो बेटा फ्रॉड ना माने एकदम से, है ना? 99 लेकर के कोई फ्रॉड नहीं करेगा आपसे। हम तो बस यही चाह रहे हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से उपलब्ध हो जाए। 200 से 250 लोगों ने पहले PDF ये खरीद ली है। ठीक है, लगभग 200 से 250 के अराउंड में PDF बिक चुकी है। तो आप भी 12 से 20 यूनिट की लगाएं। और आज यदि रात 12 बजे तक आप इस PDF को खरीदते हैं तो आपको जिस PDF से हम पढ़ा रहे हैं, ये 92 पेजेज की PDF है और प्रश्नों के साथ है, तो ये आपको उसमें फ्री मिल जाएगी। ठीक है, आज रात 12 बजे तक। आज रात 12 बजे तक का मतलब है कि 24 तारीख को रात 12 बजे तक। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है। और मैं चाह रहा हूँ कि अब हरी घास पर क्षण भर, तो ये जो हैं अब आपको मॉर्निंग में कराई जाएंगी, क्योंकि अब जो गर्मी है वो हमसे सहन नहीं हो रही है। पसीना जो है एकदम टप टप चूहे जा रहा है। तो आशा करते हैं आप लोग हमारा भी दर्द समझेंगे। ठीक है, तो ये जो है इसके बाद हम मॉर्निंग में एक सेशन और इसका लेके आएंगे। मॉर्निंग में ये PDF हमारी एकदम ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। और जो नए स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। ठीक है, शेयर करना है करें, नहीं करना है मत करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 25 तारीख को। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।